Hello future doctors, big congratulations and welcome in my online platform for study MBBS first year. MBBS फर्स्ट ईयर की स्टडी में हमारे चैनल में, हमारे प्लेटफॉर्म में आज आप लोगों का स्वागत है, जहां पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी। क्या स्टार्ट करेंगे? एनिमल फिजियोलॉजी। MBBS फिजियोलॉजी का MBBS फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है MBBS फर्स्ट ईयर में, जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होगा बेटा वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेक्शन फर्स्ट देखेंगे जनरल फिजियोलॉजी, और जनरल फिजियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे बेटा सेल। आज हमको सेल फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जबकि आपके जनरल फिजियोलॉजी में 4 चैप्टर है। तो पहले हम सेल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सेल जंक्शन, फिर ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, देन अपन पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। ये 4 यूनिट्स, ये 4 चैप्टर्स किस में है बेटा? जनरल फिजियोलॉजी में। तो आज अपना मेन टारगेट क्या है? आज अपना मेन टारगेट है बेटा सेल। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे सेल। सबको पता है, सब लोग 9th-10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ते आ रहे हो। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the structural and functional unit of life। जो सेल है वो लाइफ का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। जैसा कि आप मान लो, जिसको पता है सेल के बारे में बहुत अच्छा, जिसको सेल के बारे में नहीं पता तो आप ये मानिए कि हमारी पूरी बॉडी का एक ऐसा ब्लॉक जो मिलके हमारी पूरी बॉडी बनाता है, उसको हम बोलते हैं सेल। जैसे आप लोग किसी बिल्डिंग को देखिए तो बिल्डिंग की जो एक ईंट होती है, वो ईंट जो है, वो जैसे आप बिल्डिंग देखते होंगे तो बिल्डिंग की जो ईंट है, तो वो जो ईंट है, एक ईंट वो एक सेल है, और वो इस ईंट को अरेंज कर दिया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, तो हमारी एक बिल्डिंग बनती है। और जो हमारी एक बिल्डिंग बनती है वो होता है हमारा बॉडी। सेम टू सेम हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है। हमारी पूरी बॉडी में सेल अरेंजमेंट की गई हैं, और सेल जो अरेंजमेंट की जाती है वो सारी की सारी सेल हमारी क्या बना देती है? पूरी की पूरी बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है। पहले हम देखेंगे सेल, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ, तो पहले हम देखेंगे सेल, फिर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है। तो पहले हम देखते हैं बेटा सेल का स्ट्रक्चर। तो अपने को यहाँ पे प्लांट सेल नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ पढ़ना है एनिमल सेल। ठीक है बेटा। तो यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो जैसा मान लीजिए कि यदि हम एनिमल सेल की बात करें, तो ये है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में बाहर जो लेयर है बेटा, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपका ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होगी। साथ में बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होगी, ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ठीक है। कुछ क्वांटिटी में आपको यहाँ पे फैट भी मिल जाएगा, मतलब लिपिड भी मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप बात करो तो सेल के सेंटर में होता है बेटा न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में क्या होता है? सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। सेल के यहाँ साइड में कहीं छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद सेल में यहीं कहीं रहती है क्या? गोल्जी बॉडी। ठीक है। ये हो जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये हो जाएगा न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी, ये
कहीं इस तरह डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, राइबोसोम। ठीक है, एक होती है स्मूथ, ये हमारा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से आप बहुत सारे चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे बीच बीच में साइटोप्लाज्म भरा होता है, यहाँ ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद यहाँ पे आपको सेंट्रियोल मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सेंट्रियोल मिल जाएंगे, आपको लाइसोसोम मिल जाएंगे। ठीक है, आपको राइबोसोम मिल जाएंगे। इस तरह से जो सेल स्ट्रक्चर होती है बहुत डिटेल से आपको अभी बताया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ये होता है, ओवल शेप होती है एनिमल सेल। तो क्वेश्चन ये है कि ऑल सेल आर सेम, जितनी भी एनिमल्स की सेल हैं सारी की सारी सेल सेम होती हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है बेटा यहाँ पे कि यदि जितने भी एनिमल्स हैं, यदि सारे एनिमल्स की सेल सेम है तो सारे एनिमल्स की बॉडी सेम क्यों नहीं है? आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं आता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे एनिमल्स की सेल यदि सेम है, क्योंकि ऑल एनिमल सेल आर सेम, यदि सारे के सारे एनिमल सेल सेम हैं तो एनिमल का स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है? मेरा मुंह, मेरा थोबड़ा कुछ अलग है, उस मतलब सुंदर है, उसका कुछ अलग है, उसका कुछ अलग है, तो सबका मुंह एकदम अलग अलग होता है, बॉडी अलग अलग होती है, एक एक पार्ट अलग अलग होते हैं, कोई जैसा मेरे जैसा स्मार्ट है, कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बताना है कि जो सेल होता है, क्या होता है, सेल होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फिर भी जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एनिमल्स तो छोड़ दो, इंसानों में ही अलग अलग हो जाते हैं, कोई स्मार्ट हो जाता है, कोई कम स्मार्ट, कोई और ज़्यादा स्मार्ट, ऐसा करके। ठीक है, वैसे भी हम लोग अपना मूवी थिएटर बनाने वाले हैं, आप लोग भी मतलब मूवी थिएटर बनाने वाले हैं, तो अपने को तो नॉलेज तो चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मेरे को बताना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सेल्स का स्ट्रक्चर, सेल का साइज और शेप सेम होता है, फिर भी जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी का शेप वगैरह अलग होता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। उसके बाद अपन और चीज़ देखेंगे। अब उसके बाद अपन सेल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, एक एक चीज़ समझते हैं सेल के बारे में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखेंगे अपन चैप्टर फर्स्ट था हमारा सेल। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का हमारा क्या था बेटा, सेल। ठीक है, अब सेल का देखेंगे इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले अपन देखेंगे सेल का डेफिनेशन। क्लियर बेटा? तो देखिए, सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ सेल। मतलब जो हमारा सेल होता है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल होता है, जो हमारा सेल होता है वो सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of many block of the cell. Each single has the characteristic of life. Cell is defined as structure and functional unit of the living body. ठीक है, the space outside the cell is called extracellular space. मतलब ये सेल है और सेल के बाहर का जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ना। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर गिवन इन बॉक्स। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आपको क्या क्या मिलेगा? तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आपको मिल सकता है क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड मैट्रिक्स।
क्लियर, सीधी सी बात है कि जहाँ सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनल सेल के अंदर है। लेकिन सेल के बाहर जो है, जो चीज़ें सेल के बाहर भरा हुआ है, तो बाहर को बोलेंगे एक्स्ट्रा, अंदर को बोलेंगे इंट्रा। यदि आप आउटसाइड की बात करोगे तो आउट का हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, और इनसाइड की बात करोगे तो इनसाइड को हम बोलते हैं इंट्रा। तो यदि सेल के बाहर की बात करोगे तो वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और उस स्पेस में कुछ फ्लूइड लाइक मटेरियल भरा होगा जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसको मैट्रिक्स भी भरा होगा। मैट्रिक्स मतलब ये मानो कि फ्लूइड मतलब पानी, और मैट्रिक्स मतलब शरबत या जूस, थोड़ा अलग अलग चीज़ें मिली हुई होती है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जनरल कैरेक्टर ऑफ सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सेल, जो आप लोग 9th-10th में पढ़ते थे। यहाँ पे उस लेवल की स्टडी नहीं करना, यहाँ थोड़ा अच्छे लेवल की स्टडी करना है। तो देखिए आप जनरल कैरेक्टर ऑफ सेल में अपने को क्या देखेंगे, तो सबसे पहला क्या है, ईच सेल इन दी बॉडी, जितनी भी सेल हैं अपनी बॉडी में होती हैं। तो पहला देखिए, नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। सारे के सारे सेल को न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। यदि सेल को आप न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं दोगे तो उसका डेथ हो जाएगा। जीते जीते यूं ही मर जाएंगे हम। अच्छा आप लोग ये बताइए, फास्टिंग के कंडीशन में जब हम लोगों को भूख लगती है तो हमारी बॉडी जो है कहाँ से एनर्जी गेन करती है? क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप लोगों को बताना है। जब हम लोग व्रत रहते हैं, अपन लोगों को खाना नहीं मिलता, फिर भी हम लोगों की बॉडी चलती रहती है, तो आप लोगों को हमारी बॉडी में कहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है जो कि हमारी बॉडी यूज कर लेती है? सेकंड क्वेश्चन। चलिए, चल चल साथी चल, ठीक है। प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी, प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटी। सेल के अंदर वो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब आप खाना खाते हैं तो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस एनर्जी को ग्रोथ में, रिपेयर में और अदर एक्टिविटी में सेल यूज करता है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है मुन्ना। उसके बाद अपन देखेंगे एलिमिनेशन। ओहो माय गॉड, एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद उससे एनर्जी अपन ने यूज कर लिया, सारी की सारी एनर्जी अपन ने उसकी गेन कर लिया सेल के अंदर की। अब जो उसका वेस्ट मटेरियल बचेगा, वेस्ट मटेरियल मतलब कैसे, कुछ लिक्विड टाइप का बचेगा जो यूरिनेशन होगा, और कुछ सॉलिड या पेस्ट टाइप का बचेगा जो कि स्टोर होगा। तो दोनों को हम अपने बॉडी से बाहर निकाल देंगे, 1 नंबर या 2 नंबर के थ्रू। तो जैसे अपन उनके बॉडी से बाहर निकालेंगे तो कुछ होगा, कुछ गैस भी, हाँ। तो एलिमिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट में आपका आ जाएगा यूरिन और स्टूल, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है जो वेस्ट मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपिरेशन, कुछ और मत सोचो, एक्सपायरेशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम बोले मेंटेन द मीडियम, maintain the medium the environmental for its survival। मतलब कि ये अपने मीडियम के इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करता है, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके मीडियम को भी मेंटेन करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए जो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, अपन लोग ने गेन किया, अब वो ऑक्सीजन गई, हमारे सेल के अंदर जो फूड भरा है उस फूड का ऑक्सीडेशन किया, उसका ब्रेक डाउन किया, और हमको क्या मिल गया? एनर्जी मिल गई उस खाने से। तो ये भी एक बड़ा काम करता है कि सेल है, सेल के अंदर तो खाना भरा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसको ऑक्सीजन नहीं दोगे तो उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, और खाने का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो सेल के अंदर कितना भी खाना भरा हो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। मतलब कैसे? मतलब कैसे? एग्जाम्पल से समझाऊं? एनर्जी हमको नहीं मिलेगी, मतलब कैसे? आपके गांव में एक बारात आई है, अब बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, खाना सब कुछ मस्त डीजे मीजे बज रहा है, वहाँ पे मिठाइयाँ और खाना तो रखा है, लेकिन जब आपका निमंत्रण ही नहीं है तो आपके किस काम का? वो तो आपके किसी काम का नहीं है, वो तो किसी और के काम का है। तो इसी तरह हमारे सेल के अंदर बहुत सारा खाना रखा हुआ है, आप
ऑक्सीजन जब तक आएगी नहीं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और बॉडी को खाना मिलेगा नहीं। क्लियर? तो खाना ब्रेकडाउन के लिए, फूड ब्रेकडाउन के लिए भी जरूरी है ऑक्सीजन। तो मेंटेन द मीडियम, मतलब कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, जिससे हमारा मीडियम पूरा का पूरा मेंटेन है। क्लियर? चलिए फिर शो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ invaders such as बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहता है उसको भी सेल ही मेंटेन करता है, सेल ही उसको खत्म करता है। कुछ सेल की डेथ हो जाती है, कुछ फाइट कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन देयर आर सम एक्सेप्शंस एज न्यूरॉन विच डू नॉट रिपेयर। बाप रे, मजा आ गया। ये मैंने पहले ही बोला था कि एमबीबीएस में आपको थोड़ा हाई लेवल का मिलेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितनी भी सेल हैं, ऑल सेल आर डिवाइडेड एंड रिपेयर। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है सारी की सारी सेल डिवाइड हो जाती हैं और रिपेयर हो जाती है। जैसे आपके छाला हो गया, 2-3 दिन बाद वहाँ की जो टिश्यू डैमेज हुई थी 4-5 दिन बाद रिपेयर हो गई। आपके कहीं चोट लग गई, जैसे आपके कहीं चोट लगी, कुछ टाइम बाद वो सही हो गया और रिपेयर हो गया। ठीक है? लेकिन यदि आपका नर्व सेल डैमेज हो गया है, दिमाग की सेल यदि डैमेज हो गई है, तो वो कभी भी नॉट रिपेयर, कभी भी रिपेयर नहीं होती, ऐसा आपके बुक में लिखा है। लेकिन जब आप और हाई एजुकेशन में और हाई लेवल में पढ़ोगे ना बेटा, तो मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ जो कि नर्व सेल का रिपेयर करता है। नर्व सेल रिपेयरिंग का 0.2 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब कि 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 सेंटीमीटर एक साल में। तो जब तक आप निपट जाओगे तब तक वो 1 सेंटीमीटर भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम इसको सीधे सीधे बोल देते हैं नॉट रिपेयर, मतलब कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपके नर्व सेल होते हैं, वो रिपेयर नहीं होते बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या होता है? मैंने बताया था सेल के बाहर साइड का जो स्पेस होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहलाता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। चलिए, स्पेस आउटसाइड द सेल डिवाइडेड इनटू 2 स्पेस। 2 टाइप्स का स्पेस हम डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा स्पेस डिवाइड करेंगे? तो इंटरस्टिशियल स्पेस और टिश्यू स्पेस, स्पेस बिटवीन द इन टिश्यू। मतलब कि जैसे ग्रुप है, मतलब कि सेल का बहुत सारे सेल का ग्रुप है, तो जो सेल का ग्रुप है इनके बीच में जो स्पेस बचता है वो हमारा होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। जब हम इसको सेल बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो ये सब आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं। आइए फिर वैस्कुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर, इसको ऊपर किसका दो, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भरा होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मैशवर्क ऑफ द कंपोनेंट सिक्रेटेड बाय विच सेल एंड प्रेजेंट द इंटरस्टिशियल स्पेस, मेजर कंपोनेंट एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलाइकेन एंड फाइब्रस प्रोटीन सच एज द कोलेजन एंड इलास्टिक। मैंने बोला था जो सिंपल लिक्विड टाइप का होता है वो फ्लूइड होता है, लेकिन उसके अंदर जो थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें होती है, जो अच्छी चीज़ें होती है, वो होता है मैट्रिक्स। यदि आपको मैट्रिक्स कभी भूल भी गया तो आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी लिख दोगे तो चलेगा। अब देखो कब से हम सेल पढ़ रहे हैं, तो हम एमबीबीएस भी तो कर रहे हैं। यदि आप तब से सेल पढ़ रहे हो तो आप ये भी तो सोचो कि आप डॉक्टर बन रहे हो ना बेटा। और डॉक्टर बनना इतना मामूली चीज़ नहीं है। बस आपका और हमारा साथ होगा तो आप लोगों से वादा है आप एक दिन बहुत मस्त डॉक्टर बनोगे, ज़बरदस्त वाले डॉक्टर बनोगे। ठीक है, बस साथ मत छोड़ना। तो दे ताली दिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप लोग इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये पूरा क्लीन हो गया, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि आपको ये नोट करने को ना मिले तो आप मेरे को बताइएगा, मैं इसकी आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, तब आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सो मच। तो आसमां से बूंद गिरी पानी बनकर फूट गई, ये जिंदगी किस काम की जो आप लोगों को भूल गई।
समझ में आया? थैंक यू सो मच।